वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 3 जुलाई और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट है आज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले डेली लेटेस्ट न्यूज अपडेट की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट आज के लिए। फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया मत्स्य संपदा का पहला संस्करण। जहां दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया। यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। भारत सरकार ने PMMSY फ्लैगशिप योजना को मई 2020 में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लॉन्च किया था। इससे जुड़े अगर फैक्ट की बात करें तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री संजीव कुमार बल्यान हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट केरल से है, यानी कि केरल ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किया लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवासियों के पुनर्वास और राज्यों के समग्र विकास से है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट, आतंकवादी घोषित किए गए 9 लोग। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 9 व्यक्तियों को नामित आतंकवादी घोषित किया है। उनमें बाधवा सिंह बब्बर, लखबीर सिंह और रणजीत सिंह शामिल हैं। ये व्यक्ति सीमा पार से और विदेशी धरती से आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में शामिल हैं। वे अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के माध्यम से पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट है उत्तराखंड से, यानी कि उत्तराखंड में लॉन्च किया गया ई-ग्रंथालय। जहां दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ई-ग्रंथालय यानी कि ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान राज्य के 5 विश्वविद्यालयों और 104 कॉलेजों को ई-लाइब्रेरी से जोड़ा गया है। ई-लाइब्रेरी के माध्यम से छात्रों को 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध होंगी और 2.5 लाख से अधिक छात्र इससे जुड़ सकेंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट नागालैंड से है, यानी कि अशांत घोषित किया गया नागालैंड को। जहां दोस्तों केंद्र ने दिसंबर अंत 2020 तक आने वाले 6 महीने की अवधि के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। पूरे नागालैंड को शामिल करने वाला क्षेत्र इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। इसे 30 जून 2020 से प्रभावी होने के साथ 6 महीने के लिए तनावग्रस्त घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है न्यूजीलैंड ने एपेक्स समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट को रद्द करने की घोषणा की है। यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था। इससे पहले नेताओं की इस बैठक को चीनी सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण रद्द कर दिया गया था और साल 2020 की वर्चुअल अपेक्स बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करते हैं तो एपेक के कार्यकारी निदेशक वर्तमान में रेबेका फातिमा अस्टमारिया हैं और एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी। फ्रेंड्स, अगला अपडेट पाकिस्तान से आ रहा है, यानी कि पाक सेना ने निगार जौहर को नियुक्त किया पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। यह दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है, जिसके साथ वे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है वर्तमान में
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत के जीडीपी विकास दर के अपने पहले अनुमान 9.5% को घटाकर किया 8%। जहां दोस्तों फिच ने हाल ही में जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% गिरावट के अपने पहले अनुमान को बरकरार रखा है। इसके अलावा फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है सलमा लखानी अल्बर्टा की लेफ्टिनेंट गवर्नर। दोस्तों, सलमा लखानी ने अल्बर्टा प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति पर इतिहास बनाया है। वे कनाडा में पद पर चुनी जाने वाली भारतीय उपमहाद्वीपीय मूल की पहले मुस्लिम हैं। उनकी नियुक्ति की घोषणा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की है। कनाडा का एक उपराज्यपाल भारत के एक राज्यपाल के बराबर होता है और संघीय सरकार द्वारा नामित होता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो राकेश कुमार सिएरा लियोन के लिए भारत के उच्चायुक्त। जहां दोस्तों राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास में काउंसलर हैं। उम्मीद है कि अरोड़ा जल्द ही नया कार्यभार संभाल लेंगे। अगला अपडेट है इंद्रमणि पांडे होंगे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। जहां दोस्तों वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC शामिल है। हाल ही में भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यभार अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंदर भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अगला अपडेट है शशांक मनोहर ने ICC के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। जहां दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। ICC बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। ICC बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी है और ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। रविंद्र भाकर ने संभाला CFFC के नए CEO का कार्यभार। जहां दोस्तों रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस IRSS के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। इससे जुड़े तथ्यों की बात करें तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में प्रसून जोश हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। श्रीकांत माधव वैद्य बने IOC के नए अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 से IOC बोर्ड में निदेशक रिफाइनरीज थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे जुड़ी तथ्यों की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है संजय द्विवेदी होंगे IIMC के नए महानिदेशक। जी हाँ दोस्तों, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में भोपाल के माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं।
फ्रेंड्स, आज के स्कीम अपडेट में जो सबसे पहला स्कीम आ रहा है वो है SERB ने शुरू की एक्सेलरेट विज्ञान योजना। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम एक्सेलरेट विज्ञान है। यह देश भर में अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए एक एकल मंच प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य हाई एंड वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक श्रम शक्ति तैयार करना है, जिससे अनुसंधान, कैरियर और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन सके। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है उड़ीसा से, यानी कि उड़ीसा सरकार ने बनाई एक नई पहल की योजना। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने 1,30,264 हेक्टेयर भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक नई पहल सबूजा उड़ीसा को लागू करने की योजना बनाई है। मुख्य सचिव असित त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। लोगों को उनकी पसंद का अंकुर ₹1 प्रति अंकुर के हिसाब से दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है HDFC बैंक ने किसानों के लिए लॉन्च की ई-किसान धन ऐप। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च की है। किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई-किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम के भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS सलाहकार, ई-पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। इससे जुड़े तथ्यों की बात करें तो HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी हैं। अगला अपडेट है IIT गांधीनगर ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण का किया विकास। जी हाँ दोस्तों, गांधीनगर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITGN ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण यानी कि डीप लर्निंग टूल विकसित किया है। ये एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंका को पता लगा सकता है और जिसका इस्तेमाल मेडिकल टेस्ट से पहले त्वरित प्राथमिक उपचार के लिए भी किया जा सकता है। इससे जुड़े अगर फैक्ट की बात करें तो IIT गांधीनगर के निदेशक सुधीर जैन हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है विजडन ने रविंद्र जडेजा को चुना भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP चुना गया है। उन्होंने 2009 में अपने कैरियर की शुरुआत की और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और BCCI का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।